नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बंगाल में हिंसा, आगजनी, लूट, तोड़फोड़, हत्या और कथित बलात्कार की घटनाओं का सिलसिला जारी है। इसके रुकने की कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है। ये ज़्यादा चिंतित करने वाली बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंतित करने वाली बात है जो ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तीसरी बार लेने के बाद कही। उन्होंने कहा कि अब तक जो हुआ है उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास पुलिस थी। पुलिस और प्रशासन उनके अधीन था। मैंने 38-40 साल के अपने जर्नलिस्टिक करियर में किसी भी मुख्यमंत्री को, अच्छा खराब जैसा भी रहा हो, ये कहते हुए कभी नहीं सुना कि चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग को यह अधिकार संविधान ने इसलिए दिया हुआ है जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड बने, कि जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने चहेते अफसरों को लगाकर उनकी तैनाती करके रिगिंग न कराए, अपने पक्ष में चुनाव को मोड़ने की कोशिश न करे, इसलिए ये अधिकार मिला है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान प्रशासन नहीं चलाता। कानून व्यवस्था की स्थिति उसके नियंत्रण में नहीं होती है। उसको नियंत्रित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। वो राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार ही करती है। लेकिन ममता बनर्जी ने इससे पल्ला झाड़ लिया। तो चुनाव आयोग जो इस देश की संवैधानिक संस्था है, डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है ये बताऊंगा। उससे पहले जो हो रहा है ज़रा उस पर नज़र डाल लें। ये देखिए, आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हिंसा का शिकार, ये सब 2 मई के बाद की घटनाएं हैं, ये पुरानी घटनाएं नहीं हैं। हिंसा का शिकार लोगों की तस्वीरें हैं। और आपको याद होगा, चुनाव के दौरान एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी एक बुजुर्ग महिला की, जो सीधे तनकर खड़ी भी नहीं हो सकती, झुककर चलती थी। उसके हाथ में बड़ा सा डंडा, उस पर बीजेपी का झंडा था। आज आप तस्वीर में देखिए, उसके माथे से खून बह रहा है। ये महिला किसी का क्या बिगाड़ सकती है, क्या नुकसान पहुंचा सकती है? कौन है उसको इस तरह से घायल करने वाले लोग? और उसके बाद आप देखिए एक वीडियो, उसके कुछ अंश आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से दुकानों से सामान लूटकर लोग भाग रहे हैं। और उनको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि कोई पुलिस होगी, कोई प्रशासन का आदमी होगा, पकड़ लेगा या पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा कोई डर उनके चेहरे से नज़र नहीं आता। और क्यों नहीं हो? जब पुलिस इस तरह से साथ हो। ये अगली तस्वीर देखिए, पुलिस की गाड़ी के बोनट पर बैठकर आप इस तरह से बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर ये सब कर सकते हैं, तो फिर कौन रोकेगा आपको? अब सवाल है कि भाजपा के एक सांसद हैं अर्जुन सिंह, उनका एक ट्वीट देखिए। वो कह रहे हैं, मैं सनातनी हिंदू हूँ और हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अपनी जान देने को तैयार हूँ। अगर पार्टी आदेश दे तो सारे जनप्रतिनिधि इस्तीफा देकर लोगों को बचाने के लिए सड़क पर आ जाए। और ये दूसरा ट्वीट देखिए, ये असम के मंत्री, प्रभावशाली मंत्री, और हो सकता है कुछ दिन में अभी वो मुख्यमंत्री भी शायद बन जाए, हेमंत बिस्व शर्मा का है। वो कह रहे हैं कि 450 लोग पश्चिम बंगाल से धुबरी के रास्ते भागकर असम में उन्होंने शरण ली है, क्योंकि उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा, मारपीट हो रही है। तो इसलिए वो भागकर जान बचाने के लिए यहाँ आए हैं। उनके रहने खाने का प्रबंध हम कर रहे हैं। ये स्थिति है बंगाल की। अब इस स्थिति में कौन कह सकता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है? और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य ना हो, संविधान के अनुरूप अगर शासन नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति को अधिकार है केंद्र सरकार की सिफारिश पर उस सरकार को बर्खास्त करने का। 356 अनुच्छेद 356 जो है वो संविधान का, ये अधिकार केंद्र सरकार को देता है। तो केंद्र सरकार बर्खास्त नहीं करने जा रही है राज्य सरकार को, इससे आप निश्चिंत रहिए। ये कदम नहीं उठाने वाली सरकार। क्यों नहीं उठाने वाली? कहा यह जा रहा है कि चूंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं है सरकार का, और क्षेत्रीय दल जो है इस मुद्दे पर उसका साथ नहीं देंगे। हो सकता है साथ नहीं दें, बहुत से दलों को लग सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे क्षेत्रीय दलों को जो
पिछले 6-7 साल से मित्र दल के रूप में रहे हैं या जो यूपीए में हैं, उनको समझाने की, उनसे संपर्क करने की कोशिश हुई है? क्या उनको ये बताने की कोशिश हुई है कि ये जो रवैया है, ये जो संस्कृति पनप रही है, ये जो परंपरा हो रही है कि जो दल जीतेगा वो हारने वाले दल के लोगों के घर जला देगा, हत्या करेगा, बलात्कार करेगा, आगजनी करेगा, ये क्या हर राज्य में नहीं शुरू हो जाएगा? क्या ये धीरे धीरे एक सिविल वॉर की ओर नहीं ले जाएगा देश को? पर सवाल ये है कि ये सब समझाने के लिए, इसका प्रयास करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस विकल्प को पर विचार करें। भले ही आखिरी विकल्प हो, लेकिन विकल्प तो होना चाहिए। राज्य सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, उसके मुख्यमंत्री, उसकी सरकार में शामिल लोगों के मन में कानून और संविधान का डर ज़रूर होना चाहिए। अब कानून और संविधान का डर होने से क्या होता है? आप कहेंगे कि किस तरह से आप डराएंगे? क्या धमकी देंगे मुख्यमंत्री को? क्या करेंगे? हालांकि उसके संवैधानिक तरीके हैं, सरकार को जो है इस तरह का निर्देश दिया जा सकता है, कई चीज़ें हैं, लेकिन उनकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। क्या हो, देखिए कई बार, क्या ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि सज़ा से ज़्यादा जो है सज़ा होने का डर होता है। अब एक उदाहरण दे रहा हूँ। 1986 की बात है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। राजीव गांधी की सरकार ने एक डाक बिल पास किया था, उसको भेजा। राष्ट्रपति ने उस पर मंजूरी देने या न देने का कुछ भी निर्णय लेने की बजाय उसको दबाकर बैठ गए। उसके अलावा 84 के दंगे में जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ था, राष्ट्रपति भवन के फ़ोन टैप किए गए, राष्ट्रपति से लोगों को मिलने से रोक दिया गया, उस सब से नाराज़ थे ज्ञानी जैल सिंह। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में संवाद बंद हो चुका था। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो सरकार को बर्खास्त कर सके। ज्ञानी जैल सिंह ने बर्खास्त नहीं किया राजीव गांधी की सरकार को। केवल ये संदेश राष्ट्रपति भवन से निकला कि वो इस पर विचार कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा कर दें, करेंगे कि नहीं करेंगे ये कोई बताने वाला नहीं था। और यकीन मानिए, जब तक राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह 1987 तक, तब तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री, आप सोचिए 412 लोकसभा सदस्यों की पार्टी, राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत, वो सरकार डरी रही। दिन रात पीएमओ और मंत्रिमंडल के लोग डरे रहते थे कि पता नहीं कब राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी आएगी कि आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ये होता है संविधान और कानून का डर। तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप सज़ा दें, ज़रूरी नहीं है कि आप ये कदम उठाएं और 356 लगाएं और ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर दें। लेकिन अगर आप ये संदेश भी देते हैं कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने के बारे में सरकार विचार कर रही है, कुछ सहयोगी दलों से बात कर रही है कि क्या अगर ऐसा प्रस्ताव लाया जाए संसद में, मतलब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद आपको संसद से उसको मंजूरी दिलानी होती है, जब आएगा संसद में तो क्या वो साथ देंगे? ये खबर जानी चाहिए बाहर। ये खबर ही डर पैदा करेगा, वही हिंसा को रोक सकता है। ममता बनर्जी का अभी तक का जो रवैया है उससे बड़ा साफ है कि उसको वो रोकना नहीं चाहती। देखिए, कोई भी समस्या का समाधान तब निकलता है जब आप ये स्वीकार करते हैं कि समस्या है। यहाँ तो ममता बनर्जी उस समस्या को ही मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, ये सबसे बड़ी गुंडा पार्टी है। वो चुनाव के दौरान भी बोलती रही थी। वो बोल रही कि जनतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, ये हमको सिर्फ परेशान कर रहे हैं। अब आप देखिए, जब लेफ्ट फ्रंट का शासन था और उनके पहले 20 साल के शासन में जिस तरह की हत्या, लूट, बलात्कार सब हुआ, हिंसा हुई, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस समय कोई मोबाइल नहीं था। आज हर आदमी अपने आप में एक ब्रॉडकास्टिंग हाउस की तरह है, एक पब्लिशर की तरह है। मोबाइल से फ़ोटो खींचा और वो वायरल हो गई।
तो अब किसी भी सरकार के लिए, ममता बनर्जी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सरकार के लिए ऐसी चीज़ें छिपाना बहुत कठिन है। फिर भी ममता बनर्जी हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है, तो इसका कोई तो हल होना चाहिए। क्या ये स्थिति ऐसे ही चलती रहनी चाहिए? अब मैंने आप शुरू में बात कही कि चुनाव आयोग डरा हुआ है। चुनाव आयोग क्यों डरा हुआ है? चुनाव आयोग को डर है कि चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों ने चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाई, निष्पक्ष ढंग से, बिना डरे हुए, बिना प्रभाव में आए हुए काम किया, अब उनका क्या होगा? चुनाव खत्म, चुनाव आयोग का अधिकार खत्म। अब उन अधिकारियों का क्या होगा? जिन अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन लेता है, उनके बारे में खोज खबर लेता रहता है, उसको अधिकार भी है कि उनको जो है अगर गलत तरीके से बहाल किया जा रहा है या कुछ हो रहा है तो रोक सके। लेकिन जिन लोगों ने ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक काम किया, ईमानदारी से, उनको अगर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री परेशान करने पर आ जाएं तो क्या होगा? उनकी जान माल की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा, उनके कामकाज की सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और चुनाव आयोग को इस बात का भरोसा नहीं है कि केंद्र सरकार इसमें उनकी कोई मदद करेगी। उनके सामने एक उदाहरण है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर, काफिले पर हमला हुआ। हमले को बहुत गंभीरता से लिया केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को समन किया दिल्ली। ममता बनर्जी ने दोनों को भेजने से मना कर दिया। उसके बाद जिस इलाके में हुआ था, उस इलाके के पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस अफसरों को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया और उनसे कहा कि 14 दिसंबर की तारीख दी गई थी कि उस समय तक आकर दिल्ली में ज्वाइन कर ले। 13 को फिर मना कर दिया ममता बनर्जी ने कि ये नहीं जाएंगे, ये ज़रूरी काम में लगे हुए हैं, ये नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार चुप हो गई, गृह मंत्रालय चुप हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, न उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, न सरकार से कोई उसके बाद सवाल जवाब हुआ। तो ये संदेश चला गया, ममता बनर्जी केंद्र सरकार की नहीं सुनती हैं, और केंद्र सरकार जब वो नहीं सुनती हैं तो चुप हो जाती है। यही डर है इलेक्शन कमीशन का कि वो कैसे सुनिश्चित करेगा। बात केवल पश्चिम बंगाल की नहीं है, आगे भी राज्यों में चुनाव होने हैं। उन राज्यों में अगर राज्य सरकार का रवैया ऐसा हो जाएगा कि चुनाव आयोग के साथ जो काम करेंगे ईमानदारी से, उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनके लिए खतरा बना रहेगा, तो फिर वो काम कैसे करेंगे? कैसे चलेगी ब्यूरोक्रेसी? कैसे चलेगी ये व्यवस्था? और चुनाव कैसे निष्पक्ष हो पाएंगे? कौन अधिकारी चुनाव आयोग का निर्देश मानना चाहेगा? वो दोनों तरफ से मरेगा। चुनाव आयोग का निर्देश माने तो चुनाव के बाद, और न माने तो चुनाव के दौरान चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं, इन पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि कोई कदम तो उठाना ज़रूरी है। ये संदेश जाना चाहिए कि इस तरह से संविधान की, कानून की उपेक्षा नहीं चल सकती। ये कड़ा संदेश जब तक नहीं जाएगा, ये रोग फैलता जाएगा। बात केवल पश्चिम बंगाल की नहीं है, वहाँ तक सीमित नहीं है। ये रोग फिर जो है संक्रामक रोग की तरह दूसरे राज्यों में फैलेगा। और मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, एक और घटना बताता हूँ आपको। टीवी 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह ने 2 ट्वीट किए हैं। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के 2 जवानों के घरों पर हमला हुआ है। एक हमला जलपाईगुड़ी के रानीरहाट में हुआ है, जहां बीएसएफ जवान कमल सेन छुट्टी पर घर आए थे। उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, ट्रैक्टर जला दिया, बाइक जला दी। घायल जवान सिलीगुड़ी के अस्पताल में भर्ती है। दूसरी घटना कूच बिहार की है, जहां सुशांत बर्मन नाम के सिपाही के घर पर हमला हुआ। उसका भाई बीजेपी समर्थक है, इसलिए हमला किया गया। घर के सारे लोग डर के मारे घर छोड़कर भागे हुए हैं। इसकी शिकायत भी की गई है। तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है, एक ही दिशा में इशारा कर रहा है
कि ममता बनर्जी केंद्र की सत्ता को चुनौती दे रही हैं। आप याद कीजिए, चुनाव के दौरान भी उनके निशाने पर बीएसएफ थी। तब भी वो कह रही थी कि बीएसएफ के लोग बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए काम कर रहे हैं। वो ये भी आरोप लगा रही थी कि उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है बीएसएफ के द्वारा। तो ये सब बातें, और उसके बाद ये जो हो रहा है, ये सीधा सीधा केंद्र की सत्ता को चुनौती देना है। इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास को भूलिए मत, उसे याद रखिए। जब जब केंद्रीय सत्ता को चुनौती मिली है और अगर वो कमज़ोर हुई है तो देश में विघटनकारी ताकतों ने सर उठाया है। इसलिए इसको यहीं रोकिए। केंद्र सरकार से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, विनती है कि कुछ कीजिए। क्या कीजिए ये आप तय कीजिए। संविधान आपको कितनी ताकत देता है ये आपको पता है। संसद आपको कितनी ताकत दे रही है आपको पता है। राजनीतिक दल दूसरे जो हैं, आप वो कौन से साथ आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकता है, किनको मनाया जा सकता है, किनको ये समझाया जा सकता है कि ये देश हित में करना ज़रूरी है। इस पर अंकुश लगाना देश की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ कीजिए। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो उसका ये संदेश जाता है कि ममता बनर्जी पर केंद्र का रुख का नहीं चलता, उसका आदेश नहीं चलता, और वो मनमानी करेंगी, जो मर्जी होगी वो करेंगी, और केंद्र मूक दर्शक बना देखता रहेगा। ये संदेश मत दीजिए। ये संदेश बहुत ही खतरनाक होगा। तो इसलिए इसको यहीं रोकना ज़रूरी है। क्या कदम हो उसके लिए ये आप जानिए। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार। लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिला दें कि चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।